आज मैं आपसे बहुत सी इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। एक्चुअली 2 दिन पहले मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस आया है। एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र 24 साल है। देखने में बिल्कुल ठीक है, कद-काठ बिल्कुल ठीक है और जब मैंने उसका मुआयना किया तो उसकी जेनिटेलिया बिल्कुल डेवलप्ड हैं, टेस्टिकल्स बिल्कुल डेवलप्ड हैं। लेबॉरेटरी से वो अपने टेस्ट सारे करवा के लाया हुआ है। सीमन एनालिसिस बिल्कुल नॉर्मल है, सीरम टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नॉर्मल है और दीगर हार्मोन्स जो उसने कराए हैं एफएसएच, एलएच, सीरम प्रोलैक्टिन वो भी नॉर्मल है। यानी कि अच्छा खासा उसने लेबॉरेटरी के टेस्टों पे ख़र्चा पहले से ही कर लिया हुआ है। हकीमों से वो दवाइयाँ ले चुका है, डॉक्टर से वो दवाइयाँ ले चुका है, इवन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी वो मेडिसिन लेके ट्रीटमेंट करवा चुका है, लेकिन अब वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका है। मेरे पास वो आया है इस हिस्ट्री के साथ और इस उम्मीद के साथ कि शायद मैं उसका कुछ कर सकूँ। तो आप उसकी हिस्ट्री सुन के बड़े हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई इस तरह के केसेस भी होते हैं। और मैं अपनी प्रैक्टिस के जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि ना सिर्फ ये इस तरह के केसेस हम ये सोचते हैं कि शायद ही किसी किसी को होता हो, लेकिन ये इतने अनकॉमन नहीं है। मैं अपनी प्रैक्टिस में इस तरह के बहुत से केसेस देख चुका हूँ और ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। करता हूँ इस नौजवान की, इसको 3 साल हो गए हैं शादी को और अब ये अपने भाई के साथ मेरे पास आया है चेकअप करवाने के लिए। तो ये इसके भाई ने मुझे बताया कि असल में इनका जो मामला था हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इनके आपस में क्या मामला चल रहा है। हमें अब ये बात आके क्लियर हुई है ओपनली। और वो क्लियर कैसे हुई है कि जो लड़का है यानी कि जो पेशेंट है उसकी वाइफ किसी बहाने से अपने मेके चले गई और 3-4 दिन बाद वो मेके से वापस नहीं आई, बल्कि उसने वहाँ से पैगाम भिजवाया अपने वालिदैन के हाथों, अपने ख़ानदान के बड़े लोगों के हाथों कि इसको कहे कि मुझे डाइवोर्स दे दे, मुझे तलाक दे दे। अगर ये तलाक नहीं देगा तो मैं अदालत से तलाक यानी कि खुला ले लूँगी। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस लड़की ने अपने ख़ानदान वालों को बताया कि 3 साल से मैं बड़े सब्र के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हौसले के साथ और बड़ी उम्मीद के साथ चल रही थी ना एक दिन हमारे मामलात ठीक हो जाएंगे। और मामलात क्या ख़राब थे? लड़की ने अपने ख़ानदान वालों को बताया कि जिस लड़के के साथ मेरी शादी हुई है 3 साल हो चुके हैं, ये लड़का एक बार भी हम बिस्तरी नहीं कर पाया। मैं आज भी उसी तरह कुंवारी हूँ जिस दिन मैं पहले दिन इसके घर ब्याह के गई थी। तो ना ही हम बिस्तरी हो पाई है और हम बिस्तरी नहीं हो पाई तो बच्चा होने की भी कोई उम्मीद नहीं और ये रिश्ता आगे चलने की भी कोई उम्मीद नहीं। तो वो मेरे पास आए बड़ी उम्मीद के साथ कि डॉक्टर साहब हर जगह से इलाज करा के मायूस हो चुके हैं। आखिरी आपकी होप है, आप हमें सही तरह गाइड करें। अगर इस बच्चे का ट्रीटमेंट ना हो सका 100% ये डाइवोर्स हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, ये रिश्ता टूट जाएगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मर्दाना कमज़ोरी जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं, वो इतना सीवियर भी हो सकता है कि किसी बंदे से 4-4, 5-5, 6-6 साल भी शादी के बाद भी हम-बिस्तरी नहीं होती। और इस तरह के केसेस मैं कई देख चुका हूँ कि बीवियाँ आती हैं, अपने हस्बैंड्स के साथ आती हैं और वो कहती हैं डॉक्टर साहब 5 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। हमें फ़ौरन और 100% बताएँ, आया हम इस शादी को बरकरार रखें या मैं इसे तलाक ले लेती हूँ। तो इस चीज़ को जाँचने का दुनिया में सिर्फ़ आज तक एक ही टेस्ट है और उसका नाम है पेनाइल डॉपलर टेस्ट। और पेनाइल डॉपलर टेस्ट मैं तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहा हूँ। ये वो वाहिद टेस्ट है जो किसी भी शख्स को मर्दाना कमज़ोरी के बारे में बता सकता है कि आया वो हम-बिस्तरी या सेक्स करने के काबिल है भी या नहीं। ये टेस्ट चाहिए तो ये कि हर लड़का अपनी शादी से पहले करवाए और अपनी शादी से पहले 100% इस चीज़ की तरफ से मुतमईन हो जाए कि मैं हम-बिस्तरी के काबिल हूँ। अक्सर हमारे नौजवान लड़के अपना इवैल्यूएशन कराना चाहते हैं, वो डॉक्टर को चेक कराना चाहते हैं, लेकिन जब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? सीरम टेस्टोस्टेरोन या फिर सीरम एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन या फिर मैक्सिमम होगा तो सीमन एनालिसिस लिख देंगे। इन टेस्ट का मर्दाना क़ुव्वत से, मर्दाना ताकत से, हम-बिस्तरी करने की काबिलियत से दूर-दूर का भी ताल्लुक नहीं है। तकरीबन जितने भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है इस एज ग्रुप में यानी कि 20 से 30 साल की उम्र में, वो फिज़िकली भी बिल्कुल ठीक होते हैं, यानी कि कद-काठ, बिल्ड, सेहत बिल्कुल ठीक होती है और इसके अलावा ना उनको कोई बीमारी होती है। मिसाल के तौर पे ना उनको कोई शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना टीबी है, ना दमा है, ना एड्स है, ना हेपेटाइटिस है, बिल्कुल फिट और नॉर्मल हैं। लेकिन सीरम टेस्टोस्टेरोन, सीमन एनालिसिस, एलएच, एफएसएच, सीरम प्रोलैक्टिन इन चीज़ों से भी बिल्कुल भी एक बंदे की सेक्सुअल पावर का पता नहीं चलता। जो वाहिद टेस्ट है जिससे
एक पर्सन की इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बीमारी डायग्नोज हो सकती है वो है पिनाइल डॉपलर टेस्ट। पिनाइल डॉपलर टेस्ट आइडियली तो शादी से पहले ही करा लेना चाहिए। ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 50-50 लाख, 40-40 लाख, 20-20 लाख, 60-60 लाख रुपया शादी पे लगा लेते हैं, लेकिन एक सिंपल सा टेस्ट जिसको पिनाइल डॉपलर टेस्ट कहते हैं सा टेस्ट नहीं करवाते, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस टेस्ट के बारे में आगाही ही नहीं है और इवन हमारी मेडिकल कम्युनिटी इस टेस्ट के बारे में बहुत कम जानती है। दूसरी कैटेगरी के लोगों की बात आ गई जिनकी शादियां हो चुकी हैं लेकिन काफ़ी लंबा अर्सा गुजर गया है, 2-2 महीने, 3-3 माह, 4-4 माह, साल-साल गुजर गया है और एक बार भी हम बिस्तरी नहीं हो पाई। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी जो टेस्ट ऑफ चॉइस है वो पिनाइल डॉपलर टेस्ट ही है। ये पिनाइल डॉपलर टेस्ट हमें बताएगा कि ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ये किस नौयत का है, किस डिग्री का है, इसकी सीवियरिटी क्या है, आया ये माइल्ड है, हल्के दर्जे का है, मॉडरेट है, दरमियाने दर्जे का है, या सीवियर है, या बहुत शदीद दर्जे का है। और इसकी वजह भी हमें इस टेस्ट की वजह से पता चलती है। आया आर्टीरियल इंसफिशिएंसी है, यानी कि शरीयानों में खून गर्दिश ही नहीं कर रहा, या वीनस लीक है, यानी कि रगों से खून लीक हो जाता है, या कोई दूसरी काज है, मिसाल के तौर पर साइकोजेनिक काज है, नफ्सियाती वजूहात हैं। तो ये वजूहात हमें इस टेस्ट के ऊपर बड़ी बखूबी मालूम हो जाती हैं और हम पेशेंट्स को बता देते हैं इस टेस्ट के रिज़ल्ट के मुताबिक कि आया आपका इलाज मेडिसिन से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या इसके लिए कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब ये जो पेशेंट मेरे पास आया था जिसका मैं आपसे केस डिस्कस कर रहा हूँ, इसका मैंने पिनाइल डॉपलर टेस्ट किया। अब पिनाइल डॉपलर टेस्ट में इसको मॉडरेट डिग्री की इरेक्टाइल डिसफंक्शन थी, यानी कि दरमियाने दर्जे की इरेक्टाइल डिसफंक्शन थी, और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन दरमियाने दर्जे की सिर्फ और सिर्फ इस टेस्ट पे ही डिमॉन्स्ट्रेट हो सकती है। चनाचे मैंने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसकी मेजरमेंट्स ली ब्लड फ्लो की, और मैंने उसकी फैमिली को काउंसिल किया कि आप लड़की वालों को बताएं कि ये लड़का 100% ठीक होने के काबिल है, डाइवोर्स की तरफ ना जाएं और इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। चुनाचे इस पेशेंट की मेडिसिन शुरू की गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट में हमारे पास डिग्रीज हैं, स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, यानी कि हमारी जो ज़िंदगी में रहन सहन है और हमारे जो खाने पीने की हैबिट्स हैं, उठने बैठने की हैबिट्स हैं, सोने जागने की हैबिट्स हैं, इनको हम चेंज करने की कोशिश करें। तो हमने इनको कैसे चेंज करना है? सबसे पहले इसको चेंज करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, और मैं आपको इस वक्त ये बताऊं कि जितनी भी सिस्टेमिक डिजीज़ हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोलेस्ट्रॉल है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया जिसे कहते हैं, ये चीज़ें इरेक्टाइल डिसफंक्शन कॉज कराती हैं। और मैं यहाँ पे अपने पेशेंट्स को बताना चाहूँगा कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मर्दाना कमज़ोरी इन सिस्टेमिक डिजीज़ की पहली पहली अलामत है। यानी कि आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो दिल के मरीज़ हैं, या वो मरीज़ जिनको फालिज होता है, या वो मरीज़ जिनको सीवियर दर्जे की डायबिटीज़ मिलाइटिस होती है जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी तक चले जाती है, ऐसे तमाम मरीज़ों में पहली पहली अलामत मर्दाना कमज़ोरी होती है। आप दिल के वार्ड में जाके मरीज़ों से पूछें, आप दिमाग के वार्ड में जाके मरीज़ों से पूछें, आप उन मरीज़ों से पूछें जिनके हाथ या पैर काटने पड़ जाते हैं शुगर के ज़ख्मों की वजह से। वो आपको बताएंगे कि डॉक्टर साहब हमें तो पिछले 4 या 5 साल से मर्दाना कमज़ोरी है। तो मर्दाना कमज़ोरी पहली पहली अलामत है दिल की बीमारियों के बारे में, दिमाग की बीमारियों के बारे में और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में। यानी कि अगर आज आपको मर्दाना कमज़ोरी है तो इसका इलाज सिर्फ सेक्स के लिए करवाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका इलाज इसलिए भी करवाना ज़रूरी है कि अगर आज आप इसका इलाज करवाएंगे तो आपको अगले 5, 10 या 15 सालों में हार्ट अटैक, फालिज या फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसमें हाथ या पैरों के ज़ख्म इतने शदीद हो जाते हैं कि वो काटने पड़ जाते हैं, इससे आप बच सकते हैं। चुनाचे इरेक्टाइल डिसफंक्शन मर्दाना कमज़ोरी की ट्रीटमेंट में पहला स्टेप जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और जो सिस्टेमिक डिजीज़ हैं उनका ट्रीटमेंट है। यानी कि आप रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी जागें, एक्सरसाइज करें, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, कढ़ाइयाँ, पकोड़े, बोतलें, जंक फूड को बिल्कुल तर्क कर दें, तनाई वाली चीज़ों को छोड़ दें, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ों को छोड़ दें, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, परेशानी या हर वक्त सोचने की आदत को ख़त्म करें, बैठ के काम करने की आदत को ख़त्म करें, वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करें। मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ जो भाग सकते हैं कि वो रोज़ाना 2 किलोमीटर रनिंग ज़रूर करें, क्योंकि हमारे दिल की शरीयानों की, दिमाग की शरीयानों की और नफ्स की शरीयानों की साख्त तकरीबन सेम है, यानी कि ये एंड आर्टरीज़ हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, तो ये एंड आर्टरीज़ खुलती हैं, और अगर आपकी मर्दाना कमज़ोरी ठीक हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके दिल की शरीयानें भी खुल रही हैं, आपके दिमाग की शरीयानें भी खुल रही हैं, और आपको हार्ट अटैक और फालिज होने का चांस दिन ब दिन कम हो रहा है। और आपने एक्सरसाइज रनिंग करनी है 2 किलोमीटर कम से कम, अगर आप रनिंग कर सकते हैं तो, जिसमें आपको सांस भी चढ़े और पसीना भी आए। अगर रनिंग नहीं कर सकते तो मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि आप वॉक करें, लेकिन वॉक ये हल्की फुल्की वॉक नहीं, ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक मतलब तेज़ चहलकदमी, इतनी तेज़ चहलकदमी होनी चाहिए कि आपको पसीना ज़रूर आए और आपका सांस ज़रूर चढ़े। इसके साथ साथ मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कुछ ना कुछ
ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनमें वो चीज़ें हैं जो दिल की शरीयानों को, दिमाग की शरीयानों को और नफ्स की शरीयानों को खोलने के काम आती हैं। तो मैं जो ड्राई फ्रूट्स अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ उसमें अखरोट है, इंजीर है, खुबानी है और बादाम है। इसके अलावा मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ दूध दही का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें और प्रोटीन डाइट में आप बकरा लें, मुर्गा लें, फ़िश लें और बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे ज़रूर इस्तेमाल करें। तो पहला स्टेप हमारा है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के साथ साथ हमने मेडिसिन्स भी देनी होती हैं। सिर्फ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, तो हम उसके साथ मेडिसिन्स भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन सिर्फ मेडिसिन को अपना लेना और मॉडिफ़िकेशन लाइफ़स्टाइल ना करना, तो फिर आप सिर्फ मेडिसिन के ही होके रह जाएंगे, यानी कि आपको मेडिसिन फिर बड़े लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक पेशेंट लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन अपना लेता है, फिर उसको मेडिकेशन कम करनी पड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन भी कम हो जाती है और एक वक्त ऐसा आता है जब मेडिसिन बिल्कुल छोड़ दी जाती है और पेशेंट बिल्कुल नेचुरली ठीक हो जाता है। दूसरा स्टेप फिर मेडिकेशन का है। तीसरा स्टेप हमारे पास इंजेक्शन, बहुत सी वैरायटी है, एल्प्रोसाडिल इंजेक्शन है, बायोमिक्स है, ट्राईमिक्स है, क्वाड मिक्स इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं और इनको मैनेज करना भी पेशेंट्स के लिए ज़रा मुश्किल होता है। और इसके बाद अगला स्टेप है सर्जरी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आजकल गोल्ड स्टैंडर्ड है वो है इम्प्लांट। लेकिन पिनाइल इम्प्लांट बहुत कॉस्टली होता है, महंगा होता है, तमाम लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं बात कर रहा था पिनाइल डॉपलर की। लेकिन हर बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स नहीं होते कि जिनको मैं टेस्ट के बाद ये कहता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, आप मेडिसिन या इंजेक्शन से ही ठीक हो जाएंगे। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत सीवियर दर्जे की वीनस लीकेज होती है या बहुत सीवियर दर्जे की एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ की वजह से आर्टीरियल इंसफिशिएंसी होती है, और ऐसे पेशेंट्स कैंडिडेट होते हैं पिनाइल इम्प्लांट के। तो पेशेंट को फिर मैं काउंसल कर देता हूँ कि ये जो पेशेंट है ये बिल्कुल भी सेक्स करने के काबिल नहीं है, इसको अगर पिनाइल इम्प्लांट नहीं किया जाएगा तो बेशक आप डाइवोर्स ले लें। मैं रिकमेंड कर देता हूँ पेशेंट्स को कि ये पेशेंट अनफिट है फॉर मैरिज, फॉर सेक्स, और अगर इसका पिनाइल इम्प्लांट नहीं किया गया तो आपके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि या तो आप लोग डाइवोर्स ले लें या इसका पिनाइल इम्प्लांट करवा लें। मेरा टेक होम मैसेज यही है कि मर्दाना कमज़ोरी की ट्रीटमेंट का पहला स्टेप यह है कि हम उसको अच्छी तरह से डायग्नोज करें, तशख़ीस करें, जांच करें, उसकी सेवेरिटी का हमें अंदाज़ा और इस चीज़ का पता हो कि ये जो बीमारी है किस नौइयत की है। या ये मेडिसिन से ठीक होगी, इंजेक्शन से ठीक होगी, या हमें कोई इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, वी शॉट्स करने पड़ेंगे, शॉक वेव थेरेपी करनी पड़ेगी, या फिर इसकी अल्टीमेटली हमें किसी न किसी किस्म की सर्जरी ही करनी पड़ेगी। इससे पहले पिनाइल डॉपलर टेस्ट तमाम लड़कों को करवाना चाहिए, और ख़ुसूस बिलख़ुसूस मैं ज़ोर दे के कहता हूँ उन लोगों को लाजमन करवाना चाहिए जिन्हें सुबह के वक्त सख्ती नहीं आती। हर वो बंदा जो फ़िट है, जो नेचुरली फ़िट है, और ये एक नेचुरल ज़रिया है अपने आप को जांचने का। अगर फजर और तहज्जुद के टाइम नफ्स में अकड़ाव, अच्छा खासा अकड़ाव और फुल सख्ती पैदा नहीं होती, तो आप ये जानें कि आपको किसी न किसी दर्जे की मर्दाना कमज़ोरी ज़रूर है। ये सुबह और फजर के वक्त नफ्स में सख्ती आना, अकड़ाव पैदा होना, ये एक नेचुरल टेस्ट है जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर रख दिया है। अगर ये आपको नहीं है तो आप जान लें आपको मर्दाना कमज़ोरी का किसी न किसी दर्जे का मसला ज़रूर है। इसके अलावा हर उस बंदे को करवाना चाहिए जिसकी शादी बेशक हो चुकी है लेकिन इसको अभी मर्दाना कमज़ोरी का सामना है और ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। तो मर्दाना कमज़ोरी की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पिनाइल डॉपलर टेस्ट करना चाहिए। यही आपको बताएगा कि आपने मेडिसिन कितनी लेनी है, किस डोज़ में लेनी है, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है या नहीं, पी शॉट्स करने की ज़रूरत है या नहीं, शॉक वेव थेरेपी करने की ज़रूरत है या नहीं, या फिर इसको सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं। अपना पैसा बिला वजह के टेस्टों में, सीरम टेस्टोस्टेरोन में, सीमन एनालिसिस में, या इतने महंगे महंगे हार्मोन्स में, इतनी महंगी महंगी लेबॉर्ट्रीज़ के खर्चे में ज़ाया ना करें। मेरा नाम है डॉक्टर कलीम और मैं सियालकोट में प्रैक्टिस करता हूँ। टाइमिंग के औकात और हॉस्पिटल की लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और इसके अलावा मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करता हूँ। पूरे पाकिस्तान से लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, पाकिस्तान से बाहर यूरोप से लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, सऊदी अरब से, ओमान से, यूके से, और उनको मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देता हूँ। चुनांचे अगर आप सियालकोट में हैं तो यकीनन आपको मेरे हॉस्पिटल ही विज़िट करना चाहिए, क्योंकि फ़ेस टू फ़ेस जो इंटरेक्शन होती है, पेशेंट के साथ बात होती है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं। लेकिन अगर आप मेरे पास सियालकोट नहीं आ सकते, दूर हैं, मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन की जा सकती है। आखिर में ज़हन में रखें कि मर्दाना कमज़ोरी एक सिस्टेमिक डिजीज़ की अलामत है। अगर एक पेशेंट है, उसको 30 या 40 या 45 साल उम्र है और उसको मर्दाना कमज़ोरी का सामना है, तो वो ज़हन में रखे कि अगले 5, 10 या 15 साल के अंदर अंदर यही बीमारी दिल में या दिमाग में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि हमारे नफ्स की शरेयानें, दिल की शरेयानें और दिमाग की शरेयानें, इन तीनों की साख्त सेम है। ये तीनों एंड आर्टरीज़ हैं, लेकिन जो नफ्स की शरेयानें हैं वो सबसे बारीक हैं। चुनांचे जो भी बीमारी होगी वो सबसे पहले नफ्स की शरेयानों में आएगी, फिर दिल में आएगी या दिमाग में आएगी। तो ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर नेचुरल एक लेबॉर्ट्री बना दी है, एक मर्द को ये जांचने के लिए कि आया उसको कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है या नहीं।
आया ये जो उसने बेएहतियाती की है, इसका जो कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा हाई हुआ हुआ है, इसको इतनी ज़्यादा जो चर्बी चढ़ी हुई है, ओबेसिटी हुई हुई है, ये चीज़ उसको फ्यूचर में इफ़ेक्ट करेगी या नहीं करेगी, या करना शुरू हो गई है कि नहीं हो गई। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी, इसकी पहली पहली अलामत है। तो मर्दाना कमज़ोरी का इलाज सिर्फ हम बिस्तरी या सेक्स के लिए नहीं है, आपकी जनरल हेल्थ और वेलबींग के लिए है। वेस्ट में, यूरोप में 60, 70, 80 साल की उम्र के लोग भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को नॉर्मल नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि ये बीमारी है, हमने इसका इलाज करवाना है। लेकिन पाकिस्तान में, हमारे सब कॉन्टिनेंट में, एक बंदे की उम्र 45 साल, 50 साल हो गई है तो वो अपने आप को बुढ़ा और बाबा समझने शुरू हो जाता है, और वो समझने शुरू हो जाता है कि अब हमने हम बिस्तरी या सेक्स करके क्या कर लेना है, अब हमारी उम्र ख़त्म हो गई, अब हमारे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए हैं, फैमिली कंप्लीट हो गई है, चुनाचे हमें इसका इलाज करवाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादातर लोग बिल्कुल इसका इलाज नहीं करवाते और इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, ये सोचे बगैर कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट एसेंशियल है आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए। और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर यूरोप के लोग 80 साल की उम्र में जाके अपना इलाज करवा रहे हैं और हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में 45-50 साल की उम्र के लोग भी अपने आप को बूढ़ा समझते हैं। वो समझते हैं अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। इसी वजह से हम अपने रिस्क फैक्टर्स काम नहीं करते। हम स्मोकिंग नहीं छोड़ते, हम बाहर के चिकनाई वाले खाने नहीं छोड़ते, हम पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, पकौड़े के साथ हम चिपके हुए हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करते, रनिंग, एक्सरसाइज नहीं करते, टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कम करना, हर वक्त बैठे रहना, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप देखते रहना और अपना वक्त ज़ाया करते रहना, ये हमारा पेशा बन गया है। हालांकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, और अगर इस तरह की कोई अलामत आ रही है तो बर वक्त उसका इलाज करें, ताकि आप और आपके पार्टनर्स एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। किसी भी लड़के को, नौजवान को इस सूरत हाल का सामना है कि मर्दाना कमज़ोरी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से रिश्ते में दरार आ गई है, बात तलाक तक पहुंच गई है, यहाँ तक नौबत आ गई है, तो इस नौबत आने के ऊपर सबसे पहले आप मेरे से रब्ता करें। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी का 100% इलाज मौजूद है। इसके स्टेप्स हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, मेडिकेशन है, इंजेक्शंस हैं, इंटरवेंशंस हैं या सर्जरी है। तो इसका 100% यानी कि 100% इलाज मौजूद है। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है कि ये एक नाकाबिले इलाज बीमारी है, और किसी भी रिश्ते को सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से नहीं टूटना चाहिए। या फिर अगर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है आपसे, तो इसके पीछे भी एक वजह ये होती है सेक्सुअल डिप्राइवेशन की, और उसके पीछे भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हाथ होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज पार्टनर की सेटिस्फेक्शन के लिए और पार्टनर की साइकोलॉजिकल स्टेट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनको बज़ाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन उनको हर वक्त मैदे में जलन होती है, सर में दर्दें रहती हैं, जिस्म थका थका महसूस होता है, ज़िंदगी में कोई जोश जज्बा ही नहीं है। लेकिन अगर आप उनको डीप इवेल्युएट करें तो उनको बेसिकली कोई बीमारी नहीं होती। बीमारी उनके हस्बैंड्स को होती है, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है, मर्दाना कमज़ोरी होती है, रिश्ते को सही तरह निभा नहीं पा रहे होते, और जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक ख़ानदान के अंदर रन कर रहा होता है। औरत इस चीज़ को ज़ुबान पे अक्सर नहीं लाती, लेकिन वो अपने एक्शन से, बिहेवियर से ये बता रही होती है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, कोई मसला ज़रूर है। तो ये मसला आपको समझने की ज़रूरत है और इसका इलाज करवाने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी बात ठीक तरह से समझ आ गई है और आप ये समझते हैं कि काम की बात बताई है, ये मकसद की बात बताई है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, घर टूटने से बच सकते हैं, कई घरों की तलखियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े ख़त्म किए जा सकते हैं, और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। कई हार्ट अटैक से बचा जा सकता है, कई फालिज के अटैकों से बचा जा सकता है, कई शुगर के मरीज़ों की टांगें कटने से बचाई जा सकती हैं, सिर्फ इस एक बीमारी का बर वक्त इलाज करके। अगर आप ये समझते हैं कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, ये तमाम लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने लोगों को, और इस चैनल की व्यूअरशिप बढ़ाएं। और अगर आपको कोई ऐसा मसला है जिसको मैं ऑनलाइन जिसका इलाज रिकमेंड कर सकता हूँ, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं कि किस बीमारी का कैसे इलाज करना चाहिए। तो जो जो चीज़ें मैं ऑनलाइन आपको एड्रेस कर सकूँगा, वो मैं कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा।